अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 जो आपका असल में इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और रेस्पिरेशन के हवाले से इसमें बात करेंगे हम। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस इटसेल्फ क्या है। फिर इसके बाद जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। और वेंटिलेशन का मैकेनिज्म क्या है, और हमारे पास लंग के वॉल्यूम्स क्या हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल की जाती है, और इस तरह की सारी चीजों को इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस की तरह आपने ये देखना है कि जो रेस्पिरेशन जो है ये सेलुलर लेवल पे भी होता है और ऑर्गेनिज्मल लेवल पे भी होता है। जिस तरह बाकी तमाम प्रोसेस जो है ना, चाहे आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की, चाहे आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्मल लेवल पे भी होती है और सेलुलर लेवल पे भी होती है। इसी तरह से आप अगर बात करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस की, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज की, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेलुलर लेवल पे भी होते हैं और एज अ होल इंडिविजुअल के लेवल पे या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से रेस्पिरेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जो कि क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म होता है, यानी कि आप फूड पार्टिकल्स जो आपने लिए थे, जो आपने खाए थे, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उस एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। और वही एनर्जी जो है आप एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और वो स्टोर्ड एनर्जी जो है वो आपके लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो सेल के अंदर होने हैं या ऑर्गेनिज्म के लेवल होने वहां पे यूटिलाइज होती है। अब इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। बता दिए ना उसने कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है और ब्रेकडाउन होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और साथ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा जो है ऑन द अदर हैंड, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब वो जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होते हैं उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अंदर हम लोग जो गैशियस एक्सचेंज भी इसी को कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इनटेक करता है ऑक्सीजन की, और हमारे पास वो रिलीज करता है, एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। बोथ द प्रोसेसेस आर इनहेरिटेड interlinked as the oxygen required for cell respiration is inhaled from the environment while the carbon dioxide which is produced in cellular respiration is exhaled in the environment। तो वो जो दोनों प्रोसेसेस है ना, यानी कि आप इनहेलेशन कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, या आप जो आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक किस तरह से हैं, जब इंटरनल रेस्पिरेशन होनी है जिसको आप बात कर सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से आ रही है। और वो वाली जो उसमें इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो एक्सपेल करनी है बॉडी से बाहर, जो हमने एक्सहेल करनी है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो रेस एक्सपेक्ट हैं रेस्पिरेशन के, उसको हम कवर करें। नंबर वन, हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। अब यहाँ पे देख लें कि जहां पे एक्सचेंज होती है इन्वायरमेंट के साथ, जहां जिस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज होनी है, दैट सरफेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है ना। बॉडी का वो एरिया जहां पे आपने इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करना है, दैट एरिया इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर वन, इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू। अब गैसेस के पास होने के लिए सरफेस का मॉइस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अब जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे गैसियस जो गैसेस हैं वो आसानी से जो डिजोल्व हो सकती हैं, वहां पे जो इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज आसानी से हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल, यानी कि मॉइस्ट है, परमिएबल है, और हमारे पास परमिएबल का मतलब जहां से गैसेस पास ऑन हो सकती हैं। थिन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज होना है, डिफ्यूजन सिर्फ 1 मिलीमीटर की जो हमारे पास डिस्टेंस है उधर तक एफिशिएंट रहता है या उससे भी कम तक, ठीक है ना। तो थिन होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या होनी चाहिए, थिन, मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा इट शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया सो दैट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स नीड। तो ये सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। और आखिरी क्या है कि इसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और वेंटिलेशन का मैकेनिज्म जो है वो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन रहे। ग्रेडियंट असल में क्या होता है, ग्रेडेड होना,
यानी कि डिफ्यूजन का डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहे दोनों एरियाज के अंदर, इन्वायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक्सचेंज का जो डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इनके अंदर जो डिफरेंस है इनके कंसंट्रेशंस का वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। जब डिफरेंस जितना कम होता जाएगा उतनी डिफ्यूजन का रेट स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने कहा कि वेंटिलेशन का मैकेनिज्म कंटिन्यू चाहिए ताकि डिफ्यूजन के लिए स्टीप ग्रेडियंट मेंटेन रहे, ठीक है ना, और वो ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा एफिशिएंटली डिफ्यूजन हो सके। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम मैन का जो है, जो कि बॉडी का सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसको दो रीजंस में डिवाइड करते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है ना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल कैविटी है और फेरेंक्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज नोज। अब ह्यूमन नोज जो है इसके अंदर बोन्स भी हैं, कार्टिलेज भी है, इसमें फैटी टिश्यूज भी हैं, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है ना। और इनर हॉलो स्पेसेस हैं जिनको नेजल कैविटीज कहते हैं। अब ये जो नेजल कैविटीज हैं दो हैं, और वो दोनों नेजल कैविटीज जो हैं वो पार्टीशन है, सेपरेटेड हैं नेजल सेप्टम के थ्रू, ठीक है ना। नेजल बोन जो है उसका पार्ट है, और वो नेजल सेप्टम इन दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं इनको सेपरेट करती है, ठीक है ना। अब इंटीरियर पार्ट्स जो हैं नेजल कैविटी के, उन नॉस्ट्रल्स जो हैं, नॉस्ट्रल्स के नजदीक उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर हेयर है, ठीक है ना। अब नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी आर लाइंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब असल में फंक्शन क्या क्या आपने ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए, नोज, हेयर, mucus and cilia serve as a defense mechanism against harmful pathogens and particulate matter present in air. पैथोजेंस भी एयर के अंदर हो सकते हैं, और हमारे पास ये डस्ट वगैरह और इस तरह के पार्टिकल्स भी होते हैं। अब म्यूकस और सीलिया जो है फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर होने से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको एंटर होने से रोकते हैं। डस्ट को भी, पार्टिकुलेट मैटर को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं होने देते। म्यूकस जो है वो मॉइस्ट करता है एयर को मॉइस्चन करेगा। और इसके अलावा सीलिया जो है वो क्या करते हैं, ट्रैप्ड सब्सटेंसेस जो है फेरेंक्स के लिए किधर भेज देते हैं ताकि उनको हम रिमूव कर सकें, ठीक है ना। अब underneath the mucous membrane there are blood capillaries that help to warm the air to about 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। यानी कि कोशिश ये बॉडी की होती है कि जो एयर बाहर से अंदर एंटर होनी है, वो बाहर से अंदर एंटर होने वाली एयर जो है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है ना, कंपेरेबल हो, नजदीक हो, ताकि हमारे पास बॉडी के ऊपर इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स ना आए, ठीक है। अब ये अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये इंटरनल नेरीज हैं, यानी कि जो आपकी जो माउथ की रूफ है वहां से ओपन होती है इंटरनल नेरीज जो हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी है, और हमारे पास एपिग्लॉटिस असल में वो पॉइंट है, ये कार्टिलेज एक टाइप का होता है जो कि कवर अप कर देता है आपकी ट्रेकिया को, और आपके जो उसका है, जब आप इंगल्फ कर रहे होते हैं चीजों को तो आपकी ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करता है ताकि ट्रेकिया के अंदर जो है फूड पार्टिकल्स इस तरह की चीजें ना जाए, ठीक है ना, ड्यूरिंग फीडिंग, खाते टाइम। और इसके अलावा हमारे पास फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स वन कोन शेप्ड पैसेज वे है लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। यानी कि फेरेंक्स जो है ये वो कोन शेप स्ट्रक्चर है, कॉमन पैसेज वे है जो कि ओरल पाथवे के लिए भी, इनके आपकी फीडिंग से रेलेवेंट भी है, और इसके डायरेक्ट कनेक्शन आपके जो है ट्रेकिया उसके साथ भी है, ठीक है, कॉमन पाथवे है। फेरेंक्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बता दिया कि दोनों चीजों का पार्ट है। और जो फेरेंक्स है, ह्यूमन फेरेंक्स जो कन्वेंशनली इसको आप तीन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, नेजोफेरेंक्स यानी कि नेजल के पोर्शन के नजदीक वाला, ओरोफेरेंक्स यानी कि जो आपकी फीलिंग से रेलेवेंट है, और एक हमारे पास क्या है, लेरोफेरेंक्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन इस केस हैं। ओरोफेरेंक्स यानी कि जो माउथ के एंड पे आ रहा है, ठीक है ना, ओरल ओपनिंग के नजदीक जो है, ओरल ओपनिंग, ओरल कैविटी जो है उसके एंड पे आ रहा है, ठीक है। इसके मेसोफेरेंक्स जो है, ठीक है, ये हमारे पास रीजन है। और इसके बाद हमारे पास क्या, नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स हमारे नोस्ट्रल्स के नजदीक वाला फेरेंक्स का रीजन है। और ओरोफेरेंक्स जो आपकी ओरल कैविटी है उसके नजदीक वाला, और लेरोफेरेंक्स यानी कि आगे लेरिंक्स शुरू हो जाएगा तो उस रीजन तक जो फेरेंक्स आता है वो लेरोफेरेंक्स है। अब इसके बाद हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करनी। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या कुछ आते हैं, लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स है। तो ये पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं लैरिंक्स की, तो आप ये कह रहे हैं कि एनलार्जमेंट है एयरवे के अंदर एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया एंड बिलो द फेरिंक्स।
ट्रेकिया और फेरेंक्स के दरमियान में, ट्रेकिया से ऊपर है, फेरेंक्स के नीचे है, ठीक है ना। अब जो लैरिंक्स जो है इसके अंदर मसल्स और कार्टिलेज होते हैं, और एक कार्टिलेज जो है उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस जो है ये फ्लैप है कार्टिलेज का, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी जो ट्रेकिया को ड्यूरिंग फीडिंग। यानी कि क्योंकि ना हमारे पास दो ट्यूब्स, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि एक अगली साइड पे ट्यूब आपकी बेली की तरफ, वो आपका है हमारे पास ट्रेकिया, और बैक साइड पे एक ट्यूब है जो आपकी क्या है हमारे पास फूड पाइप है, यानी कि जिसका आप इसोफेगस कहते हैं। तो फूड पाइप पीछे है, तो हमारे पास लैरिंक्स जो है ना, ये ट्रेकिया असल में एपिग्लॉटिस जो इसका पोर्शन है ये कवर अप कर देता है ट्रेकिया को, और हमारे पास फूड को और वाटर को, इस तरह के मटेरियल्स को एंटर नहीं होने देता आपके इस रीजन के अंदर, ठीक है ना। तो सेपरेट रखता है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ना, हाउएवर लाइनेक्स इज रेज्ड एंड एपिग्लॉटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, पीछे को डिपेंड हो जाती है, और ये डायरेक्ट करती है फूड को टुवर्ड्स द esophagus. As such, the epiglottis partially covers the opening into the larynx and helps to prevent foods and liquids from enter the air passages. तो air passages में enter नहीं होने देता। Opening जो है larynx की, इसको कहते हैं glottis। ओपनिंग जो है इसको क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इसके अंदर भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स असल में वही एयर पैसेज में जो एयर एंटर हो रही है उस एयर को वार्म करना इनका। इनसाइड द लैरिंक्स देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द वोकलाइजेशन। तो जहां हमारी आवाज आती है वो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ट्रेकिया जो है ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है, जो कि it consists dense regular tissue and smooth muscles reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of cartilage। जब आप ईद वगैरह पे जानवर ज़िबा करते होंगे तो आप नोटिस करते होंगे तो उसकी ट्रेकिया जो है वो फूड जो विंड पाइप है, विंड पाइप जस्ट के रिंग से होते हैं कार्टिलेज के बने, तो वो कार्टिलेज के रिंग्स जो है सी शेप्ड रिंग्स, वो इसको जो है वो कोलैप्स करने से बचाते हैं, ठीक है ना, इसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, अब ये क्या करते हैं? द ट्रेकिया डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द प्राइमरी ब्रोंकाई। पहले प्राइमरी ब्रोंकाई आएंगे, और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और बाद में हर एक लंग के अंदर जाते हैं। देयर आर टू सेकेंडरी ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग एंड 3 इन द राइट लंग। तो रेस्पिरेटरी संवर्धन सिस्टम की फर्दर डिवीजन के टाइम पे हमारे पास, क्योंकि हमारे लंग्स जो है ना वो एक जैसे नहीं होते, एक की लोब ज्यादा होती है साइज में थोड़ा बड़ा होता है, एक की लोब्स कम होती है, और उसकी बेसिस पे यहाँ पे जो ब्रोंकाई है उनके नंबर भी वेरी करें। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है इन टर्न गिव्स राइज टू टर्शरी ब्रोंकाई, और उससे उससे अगली फर्दर ब्रांचेस, यानी कि इनिशियल ब्रांच, उस ब्रांच से फर्दर ब्रांच वो सेकेंडरी, और उससे अगर ब्रांच टर्शरी, ठीक है ना। तो ये ब्रांचिंग के लेवल्स हैं जिनको आप सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी कह रहे हैं। ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच, फाइनली गिव राइज टू ब्रोंक्यूल्स व्हिच आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो वही आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स 1 मीटर से कम। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं छोटे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स जैसे सी शेप कार्टिलेज रिप्लेस्ड विद द कार्टिलेज प्लेट्स, बट द ब्रोंक्यूल्स एंड देयर टर्मिनल पार्ट्स हैव नो कार्टिलेज स्ट्रक्चर। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। तो जो इनिशियली ब्रोंकाई है उनके अंदर होता है, बाकी में नहीं होता, ठीक है। तो बाकी एल्वियुलर डक्ट्स और एल्विलाई, अब ये देखें एल्विलाई एल्वियुलर डक्ट्स क्या हैं। यहाँ पे देखें द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म एल्वियुलर डक्ट्स, यानी कि जो टिप्स हैं ब्रोंक्यूल्स की वहां पे क्या होती हैं, वो डिवाइड करती हैं और डक्ट्स बना देती हैं। दीज एल्वियुलर डक्ट्स एंड एट टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर्स कॉल्ड एल्विलाई। ये जो एयर फिल्ड चैम्बर नजर आ रहे हैं ये एल्विलाई है, which are the site of a gas exchange between the air and the blood। तो ब्लड और एयर के बीच में जो गैस एक्सचेंज की साइट है दैट आर एल्विलाई, ठीक है ना। अब वे वॉल ऑफ ईच एल्वुलस इज ओनली 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर की इनकी जो थिकनेस है। हमने ऊपर पढ़ा था रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज में कि रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए, और वहां पे सरफेस एरिया उसका लार्ज हो, और इसके अलावा वहां से जो एक्सचेंज है वो इजी पॉसिबल हो। बाद में यहाँ पे देखें कि इसमें इतनी थिकनेस है, ऑन इट्स आउटसाइड इज अ डेंस नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और इसके बाद क्या है, लाइनिंग ईच एल्वेलस इज मॉइस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप है, ठीक है ना, और ये जो है ये लाइन करता है, कवर करता है। अब दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स
रिड्यूसिंग द सब्सटेंस ओवर विच डिफ्यूजन मस्ट अकर। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो थिन है, ठीक है ना, दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स हैं, और यहाँ पे ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं जो कि डिफ्यूजन को पास करता है, ठीक है ना। कोलेजन और इलेस्टिन प्रोटीन्स भी होती हैं यहाँ पे मौजूद, और इन देयर वॉल्स विच allow the alveoli to expand and recoil easily during breathing। तो ब्रीदिंग के दौरान ये एक्सपैंड और रिकॉइल दोबारा से हो सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स है, लंग्स जो है ये प्रिंसिपल ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, और हर एक लंग्स जो है कॉनिकल इन शेप्ड है, और इसकी बेस जो है रेस्टिंग कहाँ पे कर रही है, डायफ्राम पे, और डायफ्राम मसल्स हैं हमारे जो कि हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड इट्स एपेक्स एक्सटेंड टू द पॉइंट जस्ट अबव द क्लैविकल। तो हमारे पास की एक टिप जो है वो क्लैविकल तक आ रही होती है, ठीक है ना, ऊपर वाली। जो राइट एंड लेफ्ट जो है लंग्स जो हैं आर सेपरेटेड मीडियली बाय द हार्ट एंड मीडियस्टिनम, ठीक है ना। तो हमारा मीडियस्टिनम वो चैम्बर है, वो पोर्शन है जहाँ पे ये मौजूद होता है, और इसमें क्या है, उसने कहा कि जो लंग्स हैं वो सेपरेटेड हैं मीडियली यानी कि मिड से, बाय द हार्ट, हार्ट इनको सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग है। यानी कि जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे हार्ट होता है, मीडियस्टिनम वो पॉइंट है जहाँ पे हार्ट होगा, ठीक है ना। असल में इसके बाद उसने कहा है कि द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स, लेफ्ट लंग की दो लोब्स हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, और लेफ्ट लंग जो है वो स्पेस शेयर करता है किसके साथ, हार्ट के साथ, ठीक है ना। और राइट लंग जो है साइज में बड़ा है, और इसकी कितनी लोब्स हैं, इसकी 3 लोब्स हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हाइलम जो है ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन, ठीक है ना, on both lungs where the blood vessels and airways pass to the lungs। और जो lungs हैं स्पॉन्जी हैं एल्विलाई के होने की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका मैं बाद में फिर आपको सेंड करता हूँ।